यस हेलो। और आज का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें ये सारे लोगों का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट के रूप में उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। हम लोग आज के लेक्चर में और यूपीएससी के भी अगर सिलेबस से देखा जाए तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में आपको ये सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आगे की चीज़ें आपको समझ में अच्छे ढंग से नहीं आएंगी। और सिलेबस में ये है कि इसमें हम लोग आज के टॉपिक को देखने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहां से ये दो चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। एक तो बात हो रही है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, वो समस्याएं क्या है, और किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की, जैसा कि हमने आपको ये शुरू में ही बताया था कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है एक सब्जेक्ट के रूप में, उसका एक दूसरा अर्थ है, और इकोनॉमी का जो मीनिंग है, जो उसका मतलब है, वो दूसरा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी को अगर ये डिफाइन किया जाए तो उसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड आपको डेफिनेशन, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो होता है कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम स्प्रेड ओवर ए पार्टिकुलर एरिया। अब ये पार्टिकुलर एरिया आप एक विलेज को भी ले सकते हैं, एक सिटी को भी ले सकते हैं, एक स्टेट को भी ले सकते हैं, एक नेशन को भी ले सकते हैं, और आप पूरे ये वर्ल्ड की भी आप ये बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोलने का ये सेंस है कि किसी दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में, किसी दिए गए ये पार्टिकुलर एरिया में जो नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उसका नेचर क्या है और उसका लेवल क्या है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ये फंडामेंटली 4 प्रकार की होती हैं। ये फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एक को बोलते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन, दूसरे को बोलते हैं कंजम्पशन, तीसरे को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ वन को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। ये 4 ही ये फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और यही जो ये फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन्हीं के कारण लोगों का जो लाइवलीहुड है किसी भी दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी दिए गए जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत, यानी कि अगर मैं एक देश की बात करूं, तो जैसे कि ये भारतवर्ष में हमारा जो नेशन है इंडिया है, भारतवर्ष में इसका अपना एक जियोग्राफिकल स्ट्रेच है, मतलब इसकी अपनी एक भौगोलिक ये सीमा है। तो भारतवर्ष की भौगोलिक तो मैं बात कर रहा था इस चीज की कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंतर्गत यानी कि आप किसी भी ये जियोग्राफिकल एरिया को ले लीजिए, जैसे कि मैं ये भारतवर्ष को ही ले रहा हूं, तो भारतवर्ष की जो भौगोलिक सीमा है, जो इसका जियोग्राफिकल स्ट्रेच है,
उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ये 4 प्रकार की जो बहुत ही ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनको बोलते हैं। ये प्रोडक्शन का काम, कंजम्पशन का काम यानी उपभोग का काम, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का कार्य, और एक्सचेंज यानी कि विनिमय का कार्य। तो इन चारों ही जो ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो नेचर है और जो इनकी ये डिग्री है, ठीक है ना, जो नेचर है और ये लेवल है, उसी के सम टोटल को हम लोग इस कंट्री की इकोनॉमी या यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम ये बोलेंगे। तो किसी भी देश का या किसी भी ये जियोग्राफिकल एरिया का अगर आप ये विलेज के लेवल पे बात करें तो विलेज के भी लेवल पे उसकी अपनी एक इकोनॉमी होती है, और उसका ये मतलब हुआ कि उस ये दिए गए विलेज के अंतर्गत, उसकी ये भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ये जो ये 4 फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज का कार्य, उनका नेचर कैसा है और उनका ये लेवल कैसा है, इसी के ये सम टोटल को हम लोग उस ये विलेज की इकोनॉमी ये बोलेंगे, जो कि इस चीज को ये दर्शाता है। अगर बहुत ही इसको ये लूज सेंस में या बहुत ही अगर एक कॉमन वर्ड्स में अगर इस चीज को बोला जाए तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया का जो वहाँ की इकोनॉमी होती है या वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो इस चीज को हमें बताता है कि किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं वो अपने लिए लाइवलीहुड को जनरेट कर रहे हैं, अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं, और किस प्रकार से वो लोग अपने लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि उनके लिए इनकम जनरेट हो सके। तो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है, इसीलिए लिखा गया है कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम, यानी कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्प्रेड ओवर ए पार्टिकुलर एरिया, जो कि किसी खास एरिया तक वो ये फैला होता है। दैट रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट एरिया, जो कि उस एरिया में, यानी कि जिस पार्टिकुलर एरिया की हम ये बात कर रहे हैं, उस एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो संचालित हो रही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आई हैव सेड यू अर्लियर दैट basically the economic activities are of 4 types. First one is the production, consumption, investment and exchange. तो इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नेचर कैसा है और लेवल कैसा है, ये वहाँ की इकोनॉमी है। और जो इकोनॉमी होती है या जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है किसी भी एक पार्टिकुलर यानी कि एरिया का, वो हमें इस चीज को बताता है कि हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न देयर लिविंग, कि किस प्रकार से उस संबंधित क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग अपने लिए लिविंग को यानी कि लाइवलीहुड को वो किस प्रकार से अर्न कर रहे हैं, यानी अपने लिए वो इनकम की व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं। तो मेरी समझ में आपने इकोनॉमी के अर्थ को यह समझा होगा। आप इसको इंटरचेंजेबली इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इकोनॉमी हम बोले या इकोनॉमिक सिस्टम बोले, वो बात ये बराबर है, और इसका जो अर्थ है वो इकोनॉमिक्स से वो अलग है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि इस चीज को बताता है कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि स्कार्स है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का किस प्रकार से जुडिशियस मैनर में, जुडिशियस मैनर का ये अर्थ हुआ कि रेशनल मैनर में उसका अल्टरनेटिव यूज करें,
हम अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से, जिससे कि हम लोग अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर सकें, ये जो सब्जेक्ट का एरिया है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। सो फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, there is a fundamental difference between the meaning of economics and economy. Now, अब इसके बाद से हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, जो कि हम लोगों का ये टॉपिक है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। इकोनॉमी ये कोई भी हो, किसी भी स्तर की इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जा रही हो, वो चाहे एक वह गांव के स्तर की बात हो रही हो, या एक राज्य के स्तर की बात हो रही हो, या एक नेशन के लेवल की बात हो रही हो, या वर्ल्ड लेवल की बात हो रही हो, तो कोई भी इकोनॉमी होती है या कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है, हम लोग जानते हैं कि उसका सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, अगर यानी कि वन लाइनर में अगर बोला जाए तो समस्या तो एक ही है, और वो समस्या क्या है इकोनॉमिक्स में? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बेसिक समस्या इकोनॉमिक्स की यही है, और किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में भी जो सबसे ये बेसिक समस्या पाई जाती है, वो बेसिक समस्या आपको यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का ये मतलब होता है कि रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज जो कि हमारे पास स्कार्स है, जो कि लिमिटेड है, उनका हम किस प्रकार से रेशनलाइज्ड मैनर में उनका एलोकेशन करें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के ऊपर, जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यानी कि वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर को प्राप्त किया जा सके। तो समस्या जो है ये मूल रूप में आपको यानी कि यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको आप दूसरे रूप में भी आप ये लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का यही अर्थ हुआ कि प्रॉब्लम ऑफ रेशनल यूटिलाइजेशन, या और ज्यादा एप्रोप्रिएट ये टर्म हो जाएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। समस्या वही है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो है वो हमेशा से वो लिमिटेड है, लेकिन उन रिसोर्सेज के ऊपर जो डिफरेंट क्लेम्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। यानी कि बहुत ही अगर इसको साधारण अर्थों में अगर देखा जाए तो इसका ये अर्थ हुआ कि अगर हमारे पास, अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए, तो अगर हमारे पास यानी कि जो हमारा इनकम है, अगर वो 100 रुपया है किसी दिए गए ये टाइम पीरियड के अंतर्गत, और हमारे जो नीड्स हैं वो अलग अलग हैं। हमको मान लीजिए कि ए वस्तु को भी प्राप्त करना है, बी वस्तु को भी ये प्राप्त करना है, सी वस्तु को भी ये प्राप्त करना है, और डी वस्तु को भी ये प्राप्त करना है। ये हमारे मान लीजिए कि नीड्स है, हमारे वांट्स हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो यानी कि लिमिटेड है। अब अगर हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो फिर वहां पे ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, प्रॉब्लम ऑफ ए चॉइस की। वहां इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर वहां पे फिर ये सॉल्यूशन की बात नहीं है, क्योंकि जितना जो मन करे हम लोग ये ले सकते हैं, क्योंकि हमारा इनकम जो है वो असीमित है। लेकिन चूंकि इनकम यानी कि रिसोर्स हमारा ये सीमित है, तो इस कारण अब उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज हो सकता है।
हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके, यानी कि अपने रुपये का, अपने इनकम का इस्तेमाल करके ए वस्तु को भी खरीद सकते हैं, बी वस्तु को भी खरीद सकते हैं, सी वस्तु को भी खरीद सकते हैं, डी वस्तु को भी हम ये खरीद सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि उसका रेशनलाइज्ड मैनर में यूज कैसे किया जाए। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा जो ये प्रायोरिटीज जो हैं ये फिक्स होना चाहिए। प्रायोरिटीज हमें ये मालूम होनी चाहिए कि हमारे लिए ए वस्तु ज्यादा आवश्यक है कि बी वस्तु ज्यादा आवश्यक है कि सी ज्यादा आवश्यक है। और जो भी हमारी आवश्यकता के हिसाब से इन चारों वस्तुओं का जो इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस का एक प्रेसिडेंस लिस्ट जो है, एक वरीयता क्रम हम ये तैयार कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो इनकम है, उस इनकम के लिमिटेशन के तहत हम अपने इनकम का रेशनलाइज्ड मैनर में इन चारों वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से यूज कर सकते हैं जिससे कि उस दिए गए इनकम के अंतर्गत रहते हुए और जो इन वस्तुओं का प्रिवेलिंग ये प्राइसेस हैं उनके अंतर्गत रहते हुए हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सकें। ये इकोनॉमिक्स है। राष्ट्र के भी स्तर पे यही बात लागू होती है। किसी भी देश के जो रिसोर्सेस हैं वो सीमित हैं, लेकिन उन रिसोर्सेस के ऊपर जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स का यहाँ पे ये अर्थ हुआ कि हमारे देश के या किसी भी देश के उसके ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भिन्न भिन्न ये क्षेत्र हैं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र हैं, उन सारे ये क्षेत्रों के लिए अलग अलग अमाउंट में रिसोर्सेज की जरूरत है और हर एक सेक्टर को ये धन चाहिए। शिक्षा क्षेत्र को भी धन चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी धन चाहिए, डिफेंस सेक्टर को भी धन चाहिए, हर एक सेक्टर को यानी रिसोर्स चाहिए। अब यहां पे ये बात उठती है कि अब जो नेशनल इनकम है वो ऐसा थोड़ी है कि अनलिमिटेड है। मतलब आपके देश की जो राष्ट्रीय आय है, जैसे कि एक इंडिविजुअल का इनकम होता है उसको इंडिविजुअल इनकम बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक देश के अंदर समग्र रूप से उस देश की जो आय होती है उसको हम लोग ये राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब नेशनल इनकम से रिलेटेड एक अलग से ये चैप्टर ही है, वो बड़ा चैप्टर है और आगे के वीडियोस में मैं आपको वो सब सारी चीजें ये बताते चलूंगा बहुत ही फंडामेंटल तरीके से। तो नेशनल इनकम हमारा जो है वो लिमिटेड है, यानी हमारे पास जो आय है, जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है और उनके ऊपर जो क्लेम्स हैं यानी कि डिमांड्स जो हैं इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के वो अलग अलग हैं। तो फिर अब यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है पॉलिसी मेकर्स को, यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है ये प्लानर्स को और जो हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको, कि हम किस प्रकार से उन स्कार्स रिसोर्सेज का यूज रेशनलाइज्ड मैनर में, किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए करें जिससे कि पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके, लोक कल्याण के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिक्स में वो यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी को दूसरे ढंग से अगर देखा जाएगा तो प्रॉब्लम ऑफ रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए ये तो सबसे ये बेसिक है प्रॉब्लम। और कुछ आपको याद रहे या ना रहे इस चीज को याद रखिएगा, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ ए चॉइस। That means the basic problem of any economic system is the problem of choice. यही बेसिक प्रॉब्लम है। अब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो उस इकोनॉमिक सिस्टम में
जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं, जैसा कि हमने आपको बोला कि बेसिक प्रॉब्लम तो यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन समझने के लिहाज से या और ज्यादा इसको इलाबोरेट अगर किया जाए एनालिटिकल वे में, इस समस्या के 3 स्वरूप ये सामने आते हैं। 3 फॉर्म्स में ये समस्या को हम लोग डिपिक्ट करते हैं, ये बताया जाता है। यानी आपको याद रहे कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, कोई भी इकोनॉमी हो, मुख्य जो समस्या है वो समस्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन इस समस्या के भी 3 डायमेंशंस हैं, 3 इसके आयाम हैं, जिसको कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ये बोला जाता है। तो आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं ये बेसिकली 3 हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। यानी कि मुख्य रूप से फंडामेंटली समस्या तो एक ही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बट दिस वेरी प्रॉब्लम हैज इट्स 3 डायमेंशंस। इसके 3 डायमेंशंस हैं, इसके ये 3 आयाम हैं। और 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स में ये चीज आती है, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी इकोनॉमी का जो सबसे ये पहला प्रॉब्लम है, जो कि मूलभूत उसकी समस्या है और जिसका कि निदान, जिसका कि सॉल्यूशन ढूंढना इतना आसान कार्य नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का ये प्रोडक्शन हो इकोनॉमी के अंदर। इस पे और हम इलाबोरेट करेंगे इस चीज को। दूसरी जो समस्या है, दूसरा जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। यानी कि प्रोडक्शन का जो काम हो वो किस प्रकार से उसको ये किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये किसी भी इकोनॉमी का, वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन का काम हो। दैट मीन्स इट डजंट मैटर कि वो किस इकोनॉमी की बात हो रही है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, और बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना और जापान एंड सो। किसी भी देश के इकोनॉमी के सामने, जो वहां पे इकोनॉमिक सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा है, उसके सामने मुख्य रूप से ये 3 समस्याएं ही प्रिवेल कर रही हैं और इन तीनों का सॉल्यूशन ढूंढना इतना आसान नहीं है, बिकॉज दे आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें जो आपको पहली जो समस्या है, आपको याद रहे शुरू में ही हमने बोला कि समस्या तो बेसिकली एक ही है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लेकिन इस समस्या को 3 इसके डायमेंशंस हैं और इस समस्या के ये 3 आयाम हैं और ये 3 आयाम इन्हीं चीजों से रिलेटेड हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और इन तीनों समस्याओं को ही हम लोग 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। किसी भी आर्थिक व्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में ये 3 मूलभूत समस्याएं होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस का ये मतलब हुआ कि आपके पास ये, अगेन यहां पे आपको समस्या, यानी कि ये चीज वही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसी से रिलेटेड। कैसे? तो किसी भी इकोनॉमी को यह डिसाइड करना होता है सबसे पहले, और यह डिसाइड करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन किस प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए और कितनी
क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करने के लिए उन रिसोर्सेज का एलोकेशन ये किया जाए, उन रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ये पहली समस्या। यानी इसको अगर बेसिकली अगर इस ढंग से देखा जाए तो मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स की भी जरूरत पड़ती है, कैपिटल गुड्स की भी जरूरत पड़ती है और कंज्यूमर गुड्स की भी जरूरत पड़ती है। अब आप लोगों को अगर डिफरेंस मालूम होगा कि कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं और कंज्यूमर गुड्स किसे बोलते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं इसको एक थोड़ा सा नटसेल में मैं बता दूं कि कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि जिनका की यूज प्रोड्यूसर्स यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं ये प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए या अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उन सारे ये गुड्स का यूज करते हैं। जैसे कि प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, तो ये सब जो गुड्स हैं ये कैपिटल गुड्स हैं। और कैपिटल गुड्स का अगर ज्यादा निर्माण होगा किसी कंट्री के अंदर तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उस इकोनॉमी का आउटपुट लेवल जो है, आउटपुट लेवल बढ़ेगा। आउटपुट लेवल बढ़ेगा इसका ये मतलब है कि उस इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगी अगर कैपिटल गुड्स का अगर ज्यादा उत्पादन किया जाए तो। कंज्यूमर गुड्स हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिनका के इस्तेमाल जो इंड कंज्यूमर्स जो है यानी हम आप जैसे लोग जो कि इंड कंज्यूमर्स हैं और अपने ह्यूमन वांट्स, डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स जो है उनको फुलफिल करने के लिए जिन वस्तुओं का यूज किया जाता है उसको हम लोग एक कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और कंज्यूमर गुड्स का अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो इससे जो लोगों की लाइफ स्टाइल होती है या लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है ये इंक्रीज करता है। यानी कि अगर आप किसी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये इसका ये मतलब है कि वहाँ पे आउटपुट ये बढ़ रही है इकोनॉमी की, यानी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर कंज्यूमर गुड्स का अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। अब ये डिसाइड करना मतलब आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और उसका ये रूप है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब इसका निदान ढूंढना, इसका सॉल्यूशन ये ढूंढना कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल, उसका एलोकेशन जो है हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स के निर्माण के लिए करें कि ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स के निर्माण के लिए। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आइदर और या नाइदर नॉर में नहीं हो सकता है। कोई भी इकोनॉमी जो है वो ऐसा नहीं कह सकती है कि या तो ये कर लो, कैपिटल गुड्स का ही निर्माण कर लो, या कंज्यूमर गुड्स का ही निर्माण कर लो। नहीं, ये दोनों ही प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटल गुड्स की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आउटपुट के लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि आउटपुट का लेवल जब तक ये नहीं बढ़ेगा तो उस कंट्री के अंदर सकता है जनसंख्या भी बढ़ेगी, डिमांड ये बढ़ेगी वस्तुओं की। वो कंट्री अगर एक्सपोर्ट के लिए जाएगी तो उसको ये ज़्यादा मात्रा में आउटपुट को जनरेट करना होगा, ज़्यादा मात्रा में ये गुड्स एंड सर्विसेज को ये प्रोड्यूस करना होगा। तो अगर उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी ही अगर इंक्रीज नहीं कर रही है तो फिर ये लॉन्ग रन में वो इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्टैग्नेंसी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी और उसका ये ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा।
और अगर हम केवल अगर कंज्यूमर गुड्स का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो फॉर द टाइम बीइंग, दैट मीन्स फॉर द प्रेजेंट ये जनरेशन, लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टाइल तो जरूर इम्प्रूव होगा, लेकिन आगे के लिए जो प्रोस्पेक्ट है, जो भविष्य है उस इकोनॉमी का, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये डिसाइड करना एक बहुत ही आवश्यक चीज हो जाती है, एक बहुत ही टिकलिश ये प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन ढूंढना इतना आसान नहीं है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल, उनका एलोकेशन जो है, कितना एलोकेशन हम लोग कैपिटल गुड्स के निर्माण के लिए करें और कितना रिसोर्सेज हम लोग लगाएं कंज्यूमर गुड्स के निर्माण के लिए, जिससे कि एक बैलेंस्ड स्थिति जो है वो इकोनॉमी के अंदर ये बनी रहे। दूसरे भी ढंग से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में वार टाइम गुड्स की भी जरूरत पड़ती है और आपको पीस टाइम गुड्स की भी जरूरत आपको है, और दोनों का उत्पादन जरूरी है। मान लीजिए कि कोई वॉर लाइक सिचुएशन यानी डिफेंस के पर्पज से अगर वो राइज कर रहा है कंट्री के सामने, अगर कोई चैलेंजिंग स्थिति आ रही है, तो वी मस्ट हैव आर्म्स एंड एम्युनिशंस इन आवर कंट्री टू डील विद द एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज जो है वो हम लोग वार टाइम गुड्स को ही, यानी आर्म्स, एम्युनिशंस, ये टैंक्स, ये सब सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग ये करें, तो फिर पब्लिक वेलफेयर को सर्व करने वाले जो गुड्स हैं, जिनका कि इस्तेमाल ये पीस टाइम में होता है, वैसे गुड्स का प्रोडक्शन ये घट जाएगा और देश के अंदर सामाजिक अशांति की स्थिति ये पैदा होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो पहली समस्या इस चीज से रिलेटेड है कि हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन हम किस प्रकार से करें कि किस टाइप की ये वस्तुओं को ये प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में और किस क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करना है, जिससे कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये बढ़ाया जा सके और इसके साथ साथ हम लोग पब्लिक वेलफेयर के भी ऑब्जेक्टिव को हम लोग ये प्राप्त कर सकें। तो ये पहली जो समस्या है व्हाट टू ये प्रोड्यूस की, ये बेसिकली इसी चीज की समस्या है और किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में ये एक बहुत ही प्रमुख समस्या है और जिसका कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन इतनी आसानी से वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अब हम लोग जब इस ये चैप्टर को देखेंगे या इस ये टॉपिक को देखेंगे कि किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में इस समस्या या इन समस्याओं का समाधान या इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से ढूंढने की कोशिश की जाती है, उनका रेसिपीज क्या है, सॉल्यूशन का मेथड क्या है, मतलब एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम में या सोशलिस्टिक सिस्टम में या कोई मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन समस्याओं का निदान ये कैसे ढूंढा जाता है, क्या उनकी रेसिपीज हैं, किस प्रकार की आइडियल्स को और स्ट्रैटेजीज को वो लोग ये फॉलो करते हैं, रणनीति को फॉलो करते हैं इन समस्याओं को टैकल करने के लिए, तो वहां पे ये चीज और भी ज्यादा स्पष्ट होगी। तो ये आपको ये पहली समस्या के बारे में डिस्कशन हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइम, दैट मीन्स समय जो है शायद 30 मिनट से ये ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। मेरी कोशिश यही है कि 30-30 मिनट या 40 मिनट के अंतराल का वीडियो रखा जाए, जिससे कि वो ज़्यादा ये बोझिल भी ना हो
तो आज इस वीडियो को मैं इसी एक टॉपिक पे समाप्त कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया कि व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, इसके बाद वाला जो आपको ये वीडियो होगा, सारे वीडियो में हम लोग ये नंबरिंग भी कर देंगे, तो दूसरा वाला इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो आपको हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन दो समस्याओं को, इन दो ये प्रॉब्लम्स को, इन दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं किसी भी इकोनॉमी की, उसको ये कवर करता हुआ आपका इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो। फिर से मैं आपको बता दूं, कोशिश यही है कि बहुत ही एक क्वालिटेटिव मैनर में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए। हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ये कोशिश कीजिए। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं तो यूपीएससी के इंटरव्यू का भी मुझे एक्सपीरियंस है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, 10 साल से ये ज़्यादा का अनुभव है पढ़ने और पढ़ाने का। मैं कभी भी जो ये पोर्शन है इसके साथ मैं आपको ये न्याय ही करूँगा, अपनी तरफ से बेहतर चीज़ें ये प्रस्तुत करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हम लोगों को खुशी होगी, हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा और हमारी टीम के जो अन्य लोग हैं या मैं खुद भी इन सारी चीज़ों से बहुत ही मोटिवेटेड। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस और ये प्रोग्रेस करेंगी तो अन्य भी ये बहुत सारी बातें हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।